न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में जल्दी से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया राजस्थान में कौन सी पार्टी आगे लग रही है, पहले दिखा देते हैं जल्दी से आपको जो आंकड़े अभी तक राजस्थान के हमें मिल चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सीट कितनी मिलेगी किस पार्टी को वो बाद में, पहले जरा ये देख लीजिए किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है। राजस्थान में सही मायनों में कांटे की टक्कर वोट प्रतिशत के लिहाज से होने वाली है। 41% वोट मिल रहा है कांग्रेस को और 39% मिल रहा है बीजेपी को, यानी सिर्फ 2% का फर्क है। प्लस माइनस 3 है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ तो जैसा विनोद जी कह रहे हैं हंग असेंबली के चांसेस पूरी तरह से बन सकते हैं। अदर्स को मिल रहा है 20% वोट। और अब बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर आ रहा है राजस्थान का सीटों का आंकड़ा। कौन सी पार्टी राजस्थान में इस बार कितनी सीटें जीतेगी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये तो वोट फीसदी हो गया, 41% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी आगे है, 39% वोट के साथ बीजेपी टक्कर जरूर दे रही है राजस्थान में कांग्रेस को, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई लग रही है। लेकिन सीटों में उसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जरा, 101 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान में, 101। लेकिन बहुमत बहुत ही मामूली, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 199 सीटों पर वोट पड़े हैं 200 में से, उसमें से 101 यानी कि सिर्फ बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा। ऐसे में आप जरा खुद सोचिए यह सरकार कैसे चलेगी। बीजेपी 89 सीटों के साथ बहुत ही क्लोज फाइट में है राजस्थान में कांग्रेस के साथ, 89 प्लस माइनस 12 और 101 जो कांग्रेस की हम बता रहे हैं उसमें भी प्लस माइनस 12 कर लीजिए। ऐसे में जो ये अदर्स का आंकड़ा है 9 सीटों का, ये कितना अहम हो जाता है ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार याद करिए राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी बीएसपी के 6 के 6 एमएलए तोड़ लिए थे अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपको पता ही है, जहां पर मामूली बहुमत कमलनाथ को मिला था। ऐसे में अगर राजस्थान में न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस जो नतीजा दिखा रहा है अगर यही रहता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी कितना बड़ा इशू रहेगा इस सरकार के लिए। ओके विनोद जी, पहले आपका रिएक्शन, आपको ठीक लग रहा है? देखिए मैं तो वहाँ गया था, काफ़ी दिन रहा वहाँ पर, और जो मेरा आकलन था कि भाई देखिए फलोदी के जो पंटर्स हैं उनका शुरू से आकलन था 118 से 20 बीजेपी और कांग्रेस 60 से 70। लेकिन ज़मीन पर अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी रोष या गुस्सा नहीं था। अगर कोई रोष या गुस्सा था तो उसके एमएलएस के खिलाफ था, जो कि चिंता वाली बात होती कांग्रेस के लिए और थी भी। तो अगर ये आंकड़े आते हैं 101 के तो सच में अशोक गहलोत जादूगर है, वो प्रूव कर देगा कि वो जादूगर है कि 101 वो ऐसी स्टेट में लेके आया जहां पर द कोर सपोर्ट ऑफ बीजेपी इज वे बिगर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। और परंपरा 30 साल की। हाँ, और ये जो परंपरा तोड़ेगा नहीं। देखिए ही इज नॉट रिपीटिंग हिस्ट्री, ही इज मेकिंग हिस्ट्री। अगर ये हो जाता है तो मतलब कैविएट्स लगा के बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में कांग्रेस ये राजस्थान टच एंड गो था, बड़ा क्लोज इलेक्शन था और इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पेच फंसे हुए थे। और यहाँ पर आरएलपी लड़ रहा था जिसके पीछे बेनीवाल के पीछे सारे युवा जाट लड़के लगे हुए थे। फिर वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की भी थी, वो बीएसपी को रिप्लेस करने के लिए निकला मैं था। तो विनोद जी ये भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही सचिन पायलट ने कैसे नाक में दम किया था अशोक गहलोत के। नहीं वो बात सच है, लेकिन सचिन पायलट ने दिवाली के बाद भरकस कैंपेन किया। ये बात कहनी चाहिए, इसको अंडरस्कोर करना चाहिए कि उसने भरकस कैंपेन किया, इतना कैंपेन किया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी टोंक में आखिरी दिन वो रात को 7:30 बजे पहुंचा और जगह कैंपेन किया उसने। तो अंततोगत्वा मैं समझता हूं कि दोनों ने मिलकर किया, लेकिन प्रमुख भूमिका, प्रमुख चेहरा अशोक गहलोत ही रहे और उनका जो कैंपेन था उनके व्यक्तित्व के आसपास
मंडराता हुआ कैंपेन था। अब विनोद जी, मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है बहुत ही नेचुरल और ऑब्वियस सवाल है, वो ये कि अगर ये बहुमत इस तरह का मिलता है अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि वो खुद कह चुके हैं ये पद मुझे नहीं छोड़ता। क्यों विष्णु जी, सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, अगर जिस तरह के आंकड़ों की बात हो रही है जो दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस जो आला कमान या जो लीडरशिप है, उनके सामने किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वो अशोक गहलोत के अलावा किसी और विकल्प पर विचार करें। ओके, और क्या वो 5 साल के लिए फैसला होगा, या आपको लगता है कि अशोक गहलोत सिर्फ एक मुझे नहीं टेम्परेरी लगता है। अरेंजमेंट होंगे? छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो आपके सामने है कि शुरुआती दौर पर वहां पर 2.5 साल की बात की गई। अभी तो सिंहदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद 2.5 साल वाले फार्मूले के फेवर में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो छत्तीसगढ़ वाला फार्मूला राजस्थान में दोहराने की कोई कोशिश करे। ओके, अपने दर्शकों को एक बार फिर से न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस में राजस्थान का नतीजा दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर है 101 सीटें कांग्रेस की, 89 सीटें हैं बीजेपी की। 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, एक सीट पर चुनाव अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। और 9 सीटें ये देख लीजिए जो अदर्स को जा रही हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये भी देखना पड़ेगा। संजीव त्रिवेदी आ गए मेरे सहयोगी, और मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से संजीव सिंह, मेरे साथ दानिश कुरैशी जुड़ेंगे एआईएमआईएम से, और राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी का स्वागत। संजीव, पहले आपका रिएक्शन और आपका एनालिसिस, ये जो राजस्थान में क्लोज विक्ट्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इसकी यही बता सकते हैं कि एक पर्सनालिटी बेस्ड कैंपेन इस बार अशोक गहलोत ने अपने आसपास, जिसको कहा जाता है, रखा। और ये सच जो है वो केवल राजस्थान के साथ ही नहीं है, ये भूपेश बघेल के भी संदर्भ में आप कह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में भी कह सकते हैं, कमलनाथ के संदर्भ में भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमलनाथ, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे सेंट्रल लीडरशिप का जो रोल है वो कम है। दूसरी बात ये भी दिखाई पड़ी कि जो उनके सोप्स थे, जो उनकी रेवड़ियां थी, जिसको कहा जा सकता है कि इस बार हर जगह रेवड़ियों का सबसे बड़ा एक रोल है। लेकिन ये बड़ा अप्रत्याशित है कि जो रेवड़ियों का सरताज प्रदेश है वो है तेलंगाना, और वहां पर रेवड़ियों का असर कुछ उल्टा होता दिखाई पड़ रहा है। वरना हर जगह या तो लाडली बहना है, या तो मोबाइल फोन है, या फिर कुछ इस तरह की बातें, या फिर बघेल साहब के भी केस में। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि एक अपने आसपास कैंपेन को सेंटर रखना, देखिए इसमें केंद्रीय नेतृत्व पर कम और अपने ऊपर ज्यादा। और दूसरा, आप मुख्यमंत्री को लेकर के जो प्रश्न कर रहे थे, मानक बहुत इंटरेस्टिंग है, और विनोद जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। 101, 99, 98, 92 ये जो हैं, ये आंकड़े सबसे ज्यादा सूट करती हैं अशोक गहलोत को, क्योंकि आप कल्पना नहीं करेंगे उसके कितने लोग उनके जो हैं वो इंडिपेंडेंट बन करके जीत करके आ रहे हैं। और असली भूमिका वो निभाते हैं, क्योंकि इट्स ओनली हिम हु कैन कॉबल अप द मेजॉरिटी, ऐसा कहा जाता है। और ये सच्चाई वसुंधरा जी के भी मामले में कही जाती है, और ये सच्चाई कही जाती है अशोक गहलोत मामले में ज्यादा। और जो जादूगर वाली बात कही जाती है उनके लिए, वो यही है जादू, कि वो आंकड़े कभी भी 110 क्यों नहीं आते, 115 नहीं आते हैं, वो लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा ना, सचिन पायलट ने, अब हालांकि वो इतिहास हो गया, लेकिन सचिन पायलट ने पूरा जोर लगा दिया, मानेसर में आकर बस गए थे, याद करिए कितने हफ्ते रहे यहां पर, लेकिन जादूगर के आगे उनकी एक नहीं चली। एक बार फिर से न्यूज 24 की स्क्रीन पर राजस्थान के आंकड़े, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे रह जाएगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत होगा बहुत ही मामूली। 101 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को +-12, बीजेपी को 89 +-12, और अदर्स को मिल रही है 9 सीटें, जैसे संजीव कह रहे थे। अब देखते हैं कि इन 9 में से कितने अशोक गहलोत के समर्थक हैं और कितने बीजेपी की तरफ जाते हैं या फिर अदर्स में ही रहते हैं। एक सीट पर चुनाव होना अभी बाकी है, और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 199 सीटों में 101 और 89 का बंटवारा होगा, तो वो एक सीट पर जो चुनाव होने वाला है वो भी बहुत ही अहम हो जाएगा। राजस्थान का जल्दी से वोट प्रतिशत भी एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 101 सीटों पर कांग्रेस है, 89 पर बीजेपी। सीटों का आंकड़ा याद रखिए, और अब देखिए वोट परसेंटेज। कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है 41% वोट, और बीजेपी को मिल रहा है 39, और दोनों में +-3 कर लीजिए, यानी वोट परसेंट और सीट अगर आप इनको मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मामूली अंतर से वोट प्रतिशत में कांग्रेस आगे,
उसी तरह मामूली अंतर से सीटों में कांग्रेस पार्टी आगे। पर यह अदर्स जो 20% वोट ले जा रहा है, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है इन्हीं 20% ने कांग्रेस पार्टी को डेंट भी बहुत ज्यादा किया हो। पहला रिएक्शन संजीव आपका। संजीव सिंह, सीएम कौन बनेगा राजस्थान में? संजीव, अभी हमारे नाम राशि मानक भाई संजीव भाई ने सारी बातें कह डाली। वास्तव में सुशासन जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने चलाई, उसका ये सीधे सीधे उनके साथ, उनके शासन, उनकी सत्ता की जादूगरी है कि हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद आपने देखा कि राजस्थान में लगातार जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस चलती थी, कहीं न कहीं इसमें गहलोत सरकार की सारी योजनाओं का जो कि जनहित में थी, उसको लेकर के जनता ने अपनी मोहर लगाई। संजीव, मेरे जहन में बड़ा मासूम सा सवाल आ रहा है। आज आप क्रेडिट दे रहे हैं अशोक गहलोत को, इन्हीं अशोक गहलोत को आप जयपुर से उठाकर दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तब आपके पर्यवेक्षक क्या कह रहे थे? बताइए, हमारी बात नहीं मानी, इनडिसिप्लिन है, तमाम तरह की चीज याद करिए। और आज आप वही, आपको कितने प्यारे लग रहे हैं अशोक गहलोत। देखिए मानक भाई, एक चीज जरूर कहूंगा कि मैं कांग्रेस के अलावा अन्य किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता। तो राजनीति है, राजनीति में समय सबसे बड़ा महत्व रखता है। किसी समय किसी भी दल में अगर आप देखें तो आडवाणी जी बहुत श्रेष्ठ नेता हुआ करते थे। क्या हुआ था जब गोवा की अधिवेशन हो रही थी, इस तरह से तनातनी हो गई कि आधा बीजेपी बट रही थी। तो ये मुझे लगता है कि ये आज कहना कि अशोक गहलोत साहब उस समय आपकी नजर में क्या थे, आज नहीं थे। नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में झगड़े हो रहे थे, मैं झगड़े का जिक्र कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन अशोक गहलोत में आपके पार्टी नेतृत्व ने भरोसा खो दिया था, वही अशोक गहलोत आपको चुनाव जिताकर ला रहे हैं। क्या पार्टी लीडरशिप, केंद्रीय आलाकमान गलत साबित हो गई? मैं वही बात कह रहा हूं, आलाकमान गलत नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि आलाकमान अगर गलत होता तो आज ये निर्णय आपके सामने ना होता। आलाकमान सही था, कुछ जो दूरियां थी, कुछ गलतफहमियां थी, उसको आलाकमान ने लेकर के डिस्कस किया, जिसका सामने आपके सामने नतीजा है कि 199 सीटों पे कांग्रेस आज बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है राजस्थान में। और कहीं न कहीं अशोक गहलोत सरकार की वो तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर की भारतीय जनता पार्टी, आपको ख्याल होगा कि एक भी चेहरा यहां नहीं भारतीय जनता पार्टी। संजीव, मैं मान सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि गांधी परिवार ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, सबने मिलकर सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा खत्म करा दिया चुनाव से पहले, मान लिया मैंने। और सचिन पायलट ने बाकायदा सारी चीजें भूलकर प्रचार भी किया। लेकिन संजीव, अब ये जो मामूली बहुमत है, इसमें आप सरकार चलाएंगे कैसे, मुझे ये बताइए, कैसे चलाएंगे? 199 में आपके पास कितने हैं? 101। आपने एक शब्द कहा और मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि अशोक गहलोत साहब वाकई जादूगर हैं। तो उनकी जो शासन सत्ता चलाने की जो प्रवृत्ति है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी आपने कहा कि जो अदर्स किधर जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी हम 101 से ज्यादा सीटें लेकर के, आपने दिखाया ना कि +-12, मैं +12 करके देख रहा हूं मानक भाई। इसलिए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ओके, अच्छा ठीक है। मैं जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार, अभी तक जो हमारे पास न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आए हैं, जल्दी से दिखा रहा हूं। राजस्थान का आंकड़ा जल्दी से सबसे पहले दिखाइए, फिर से फुल स्क्रीन लेकर। राजस्थान क्योंकि अभी अभी आया है, राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक 101 सीटों के साथ मामूली बहुमत है, बीजेपी रह जाएगी 89 पर। अदर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, 1 सीट पर चुनाव बाकी है। राजस्थान के बाद अब लाइए मध्य प्रदेश, क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत ही हैरान करने वाला अंदाजा लगाया गया है। बीजेपी 151 सीटों के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में वापस आ रही है। जैसे अशोक गहलोत को जादूगर राजस्थान में कहा जा रहा है, शिवराज सिंह को जादूगर मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है, जो कि मामा के तौर पर अपनी छवि को भुनाने में लगता है इस बार पूरी तरह कामयाब रहे। और कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा फेलियर, 74 सीटों के साथ पार्टी, कांग्रेस पार्टी देखिए कहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब लाइए छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, जहां भूपेश बघेल अपनी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे बहुमत के साथ। हमारा एनालिसिस यह कह रहा है 57 सीटें आ सकती है कांग्रेस पार्टी को +-8, बीजेपी को 33 +-8। लगता है यह रिजल्ट छत्तीसगढ़ का कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस समय सुखद लग रहा होगा। छोटा राज्य है लेकिन सबसे सेफ मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में ही दिख रही है। और अब तेलंगाना, माफ करिए,
तेलंगाना शायद सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को राहत दे रहा होगा, क्योंकि वहां पर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। राजीव रंजन आ गए स्टूडियो में। अभी आरपी सिंह जी आ रहा हूं, राजीव राय 1 सेकंड में आ रहा हूं, क्योंकि राजीव रंजन अभी तेलंगाना घूम के भी आए हैं। राजीव, क्या आपने वाकई ऐसी सुनामी आंधी देखी थी कांग्रेस पार्टी की जमीन पर तेलंगाना में, जो कि हमारे एनालिसिस में नीचे दिखाई दे रही है? 71 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पिछला रिजल्ट याद करिए जब केसीआर ने ऐसा ही नतीजा, शायद 88 जीती थी। देखिए, दोपहर तक तो मैं हैदराबाद में था, तेलंगाना में, और जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल मैंने देखा, तो मेरी फीलिंग बिल्कुल उसी तरह हुई थी जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने अभी जो सेंचुरी मारी थी कि टीवी लोगों ने बंद कर दिया, बाद में नतीजा देखा ऐसा, तो मुझे लगा कि ऐसा 151 सीटें एमपी को, तो निश्चित तौर पर ये आश्चर्यजनक लेकिन सत्य भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, एग्जिट पोल है। इसी तरह मैं आपको बताऊं एक चीज जो सारे राज्यों में घूमने के बाद मुझे पता चली कि अब भारत की चुनावी राजनीति बिल्कुल दो ध्रुवी होती चली जा रही है। इसमें तीसरे का किसी का रोल नहीं है। तेलंगाना में अगर आप देखें तो मैंने आज जितने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम पर्दे के पीछे मिले हुए हैं, और इतनी ज्यादा ये फीलिंग थी कि ये सब एक तरफ है और एक तरफ कांग्रेस है। अभी आप जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, अभी जब आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, तब आप बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने उन्हें वापस ले आने। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जैसा मेरे देखने पर जमीन पर था, वो इसके उलट है मेरा जो जमीन का आकलन है। लेकिन मुझे जो चाणक्य कई बार इस तरह के मैक्सवेल की तरह इनिंग खेलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने शायद 100% शिवराज सिंह चौहान को वोट दे दिया होगा, तो ही ऐसे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा लोक लुभावन या रेवड़िया बांटने का काम तो टीआरएस की सरकार ने किया। वहां वो कोई गरीबी रेखा नहीं। आपके 4 एकड़ खेत है तो भी, और 100 एकड़ खेत है तो भी, रायतु बंधु जो उनकी योजना है वो एकड़ के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करते हैं। और इतना पैसे का जोर और इतनी योजनाओं का जोर, बावजूद इसके हुआ क्या वहां जिससे पूछो वो एक फीलिंग। और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कि मुस्लिम्स वहां 13% है, 43% हैदराबाद में रहते हैं, 57% डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां हैदराबाद बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। तो जो 57% मुसलमान जो हैदराबाद के बाहर थे, उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा अगर एमआईएम ने इधर लड़ने की कोशिश की होती तो हम उसे पक्का बी टीम मानते। तो एमआईएम पुराने हैदराबाद तक अपने को महदूद रखे, बाकी जगह उनको आना नहीं है करके। और वहां पर सिर्फ 119 सीटों पर 9 सीटों पर एमआईएम लड़ी। बिहार में 25, यूपी में 60, गुजरात में 16, महाराष्ट्र में 26। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां बहुत तेजी से ये नैरेटिव जो कांग्रेस ने सेट किया था, वहां के लोगों के दिमाग में बैठ गया कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम। और इसलिए मैंने देखा कि आज वहां का वोट बिल्कुल बदलाव के लिए हुआ है। हैदराबाद के बाहर, विद इन हैदराबाद भी बदलाव के लिए वोट हुआ है। अब 77 जाएगा, 80 जाएगा, 61 रह जाएगा, 56 होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां टीआरएस से बड़ी पार्टी बनती हुई जमीन पर भी दिखाई दे रही थी। जहां तक राजस्थान की बात है, निश्चित तौर पर ये जो आप ±12 दिखा रहे हैं ना, 89, तो कौन 100 जाए, कौन 85 जाए, कौन 95 जाए, अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लोग चाहें या न चाहें, या तो वसुंधरा बनेंगी या अशोक गहलोत बनेंगे। वसुंधरा राजे भी बन सकती हैं अगर बीजेपी बनी कम ज्यादा, तो भी वसुंधरा बनेंगी। 100 के आसपास हुआ तो भी वसुंधरा बनेंगी। अगर कांग्रेस का हुआ तो अशोक गहलोत बनेंगे। ओके, आरपी सिंह, राजीव राय और मेरे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी एआईएमआईएम से। लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस समय टीएस सिंह देव जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, शायद अभी रायपुर में होंगे टीएस सिंह देव साहब, शायद दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में है टीएस सिंह देव साहब। स्क्रीन पर लाइए। कैसे हैं सर, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके? मानक बोल रहा हूं स्टूडियो से। आई एम फाइन, थैंक यू मानिक जी। आपके चेहरे पर मुस्कान तो मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सारे एग्जिट पोल देखकर आपने भी राहत की सांस ली है। जी, राहत तो होती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। दूसरा कुछ कहूंगा तो गलत होगा। जब तक वो बात हो ना जाए, और अभी भी आखिरी सांसें अभी अटकी हैं, 3 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। ओके,
अब देखिए, मैं वो सवाल पूछूंगा जो आपको भी पता है कि मैं पूछने वाला हूं। मैं पूछूं या आप ऐसे ही जवाब देंगे? जी नहीं, आप पूछ ले। ओके, तो क्या इस बार 2.5 साल का कोई अरेंजमेंट होगा टीएस सिंहदेव साहब? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार मतलब भूपेश बघेल क्लियर फ्रंट रनर है सीएम बनने के लिए, आपने भी मान लिया है? उसमें पहले भी हाईकमांड जो तय करे वही होना चाहिए, और हम लोगों ने आपस में बैठ के यही चर्चा भी की। शैलजा जी के साथ बैठे थे और भूपेश भाई थे, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी थे, स्पीकर चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहेरिया जी थे, कोर कमेटी है, और हम लोगों ने यही सब ने एक राय होकर निर्णय किया कि ये स्पेकुलेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और हाईकमांड जो निर्णय दे वो हम सबको स्वीकार है। आपको तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग का प्रस्ताव है, आपको अभी भी उम्मीद है कि आप 2.5 साल के लिए, 1 साल के लिए या 5 साल के लिए सीएम बनेंगे? कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है? ये उम्मीद की बातों में रहना ही नहीं है। पिछले 5 साल का अनुभव बहुत खराब रहा, और सीधा एक लाइन घर के बड़े जो तय करें उसके हिसाब से चलेंगे। तो घर के बड़ों ने तो पिछली बार आपके लिए 2.5 साल तय किए थे, पर वो पूरा ही नहीं हुआ। कहाँ डिक्लेयर किया? उनने तो कभी नहीं कहा। पर आपने तो कहा मीडिया था। में बात आई, भूपेश भाई ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल तय हुआ था। तो क्या तय हुआ था, आप ही बता बंद दीजिए। कब्रों की बात आज बता दीजिए, आज तो दिन है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय हुआ था। ओके, तो आप नाराज क्यों थे फिर? सरकार इतनी बढ़िया चल रही थी। मैं नाराज कहाँ था? मैं ये चाह रहा था कि ये जो 2.5 साल वाली बात है इसका पटाक्षेप हो, और उसके चलते जो काम करने में अगर दिक्कत जाती है, वातावरण खराब होता है, तो वो दूर हो। हमारे बीच में किसी कारण से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि राज्य में काम करने में परेशानी आए। नहीं, तो ये मेरी मंशा थी। आपने अभी कहा 2.5 साल वाली कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये पटाक्षेप किस चीज का करने की बात हो रही थी? ये चर्चा की जो मीडिया में बात आ रही थी, जैसे आज अभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हम लोग के लिए कितना ऑकवर्ड होता है, कितना अटपटा होता है, इसका क्या जवाब दें? जहां कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं कि ऐसा होना है और फिर भी सवाल आते हैं, तो इसका मैं क्या जवाब दूं? ओके। तो ये बहुत ही खराब परिस्थिति रहती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी दोबारा आए। ओके, नहीं, आपने ये स्पष्टीकरण दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मीडिया में और बाकी जगह यही माना जाता है कि टीएस सिंहदेव कहते हैं कि उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, जिससे वो नाराज थे, और पिछले 2.5 साल से लगातार पार्टी आलाकमान से कह रहे थे वादा पूरा करिए, मुझे सीएम बनाइए, और पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं था। जी, मैंने हमेशा एक चीज कही कि ये बात समाप्त होनी चाहिए। ओके, मतलब आपने सीएम बनाने के लिए पार्टी आलाकमान से कभी मांग की ही नहीं? हम लोग कभी मांग नहीं की। पिछले चुनाव के समय 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। उसमें हमारे स्पीकर अभी जो वर्तमान में है, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश भाई, मेरे को 4 लोगों को बुलाया गया। 11 तारीख को तो रिजल्ट आया, 13 तारीख को हम लोग को बुलाया गया, और 14, 15, 16 में बात हुई, और 16 को अनाउंस हो गया। तो पहल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ओके, ये जो जीत आ रही है, हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो बोल रहा है, इसका सेहरा आप किसके सिर पर बांधेंगे? किसकी जीत है ये? भूपेश बघेल की है या राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की। ये सामूहिक पहल होती है, सामूहिक जवाबदारी होती है, और सबको इसको जवाबदारी को लेना चाहिए। अपने अपने जगह पे सबकी जिम्मेदारी होती है, और मिल के अगर काम ना हो, एक पोलिंग बूथ के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे प्रभारी होते हैं, जो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के जो वर्कर होते हैं, वो काम नहीं करें, तो हम लोग कुछ भी ऊपर करेंगे तो नीचे क्या हम हासिल कर पाएंगे? अगर पार्टी की जीत है, जवाबदारी वहां से लेके शीर्षस्थ नेतृत्व तक। जी, अगर पार्टी की जीत है तो फिर तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। आपने अभी से क्यों कह दिया कि भूपेश बघेल ही बनेंगे? मैंने कहा, मैंने तो ये कहा हाईकमांड तय करेगा। हाईकमांड तय करेगा, ये हम सब ने मिलकर बैठ के तय किया है। इसमें स्पेकुलेशन पे बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, ओके, अब मैं समझा। मतलब आप कह रहे हैं सीएम अभी तय नहीं है, कौन बनेगा? हाईकमांड जो तय कर दे वही सीएम है। ओके, विधायक दल तय करेंगे, उसके बाद हाईकमांड तय करेगा। हाईकमांड जी, हाईकमांड
विधायक दल की बैठक के बाद मामला हाईकमांड के ऊपर पास जाता है। सभी दलों में यही प्रक्रिया होती है। ओके। और वहां से जो फाइनल डिसीजन होता है वो लागू होता है। ओके। भूपेश बघेल को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं टीएस सिंहदेव साहब 5 साल में? मैंने पहले भी 7 में 10 कहा था, मैं उस पर कायम हूं। ओके। छत्तीसगढ़ आपको हम अपने एनालिसिस में जितवा रहे हैं फिलहाल, जो हमारा अंदाजा कह रहा है, लेकिन आपकी पार्टी मध्य प्रदेश हार रही है, राजस्थान में क्लोज फाइट में उलझी हुई है और तेलंगाना जीत रही है। बाकी स्टेट्स पर आपका क्या रिएक्शन है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, राजस्थान में टसल रहेगा और तेलंगाना में बहुत शुभ संकेत आ रहे हैं। ये एक बड़ी बड़ी जीत होगी अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहां। तो एक आखिरी सवाल, टीएस सिंहदेव साहब, आपकी सरकार आई अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा, तो क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे? जो हाईकमांड तय करेगा। मैं मंत्रिमंडल में बिल्कुल शामिल रहना चाहूंगा और उसके आगे हाईकमांड जो जिम्मेदारी देगा वो लेंगे। एक और सवाल आ गया मेरे जहन में, जाते जाते प्लीज अगर आपका असेसमेंट उस पर कोई हो तो। छत्तीसगढ़ आप जीत तो रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं जी। लोकसभा में छत्तीसगढ़ में क्या नतीजा रहेगा अगर आप 57 सीटें असेंबली में जीत रहे हैं तो? उसमें मिनिमम 5 से 6 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। नया परिदृश्य बनेगा वो, खास करके अगर इंडिया अलायंस बनता है, वो कारगर रूप से सामने आता है, एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है, तो कम से कम 5 से 6 सीटें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद टीएस सिंहदेव साहब, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। आरपी सिंह, एक रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। आरपी सिंह, हमने जो 4 आंकड़े दिखाए 4 स्टेट्स के, आप मध्य प्रदेश उसमें जीत रहे हैं बहुत बड़े अंतर से, राजस्थान हार रहे हैं मामूली अंतर से, छत्तीसगढ़ आप हार रहे हैं अच्छे खासे अंतर से, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत रही है बहुत बड़े अंतर से। आरपी सिंह, आपका रिएक्शन? मानक तेलंगाना में भाजपा कितनी सीटें ला रही है आपके को मैं देख नहीं पाया, वो आपके हिसाब से कितनी सीटें ला रही हैं? 7 ला रही है, 7 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 5 अगर मैं प्लस लेकर चलूं तो 12, नहीं माइनस लेकर तो 2, ऐसा है ना? तो आप सोचिए हम 1 से 12 जा सकते हैं, ये आज साबित हो गया। और एक बात नोट कर लीजिएगा, ये रास्ता खुल रहा है आगे के लिए। वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था और किस प्रकार से चीजें बदली थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मतलब मैं अब ये आपको मैं राजनीतिक अपना विश्लेषण बता रहा हूं। हाँ। अगली बात, मुझे पता नहीं आपके पास क्या फीडबैक है राजस्थान का। मैं भरतपुर संभाग में था, जिसमें सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर, मतलब ये जिले आते हैं। 19 सीटें आती हैं यहाँ पर। हम पिछली बार बिल्कुल 0 थे वहां पर, 1 जीता था, वो भी कांग्रेस में चले गए थे। हम इस बार वहां पे, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। भरतपुर में हम 12 से 15 सीटें जीत रहे हैं। भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान है, आप कृपा कर जो भी आपका चाणक्य का पोल है उसमें उनको बोलिएगा भरतपुर संभाग की सीटें निकालने, फिर मैं आपको सीट वाइज, पोलिंग बूथ वाइज डिटेल दे सकता हूं उसमें। अच्छा, ओके, ऑल राइट। एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, अभी कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस। आज एग्जिट पोल का दिन है, 3 तारीख को नतीजे आने ही हैं। अभी कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा और आपको विस्तार से बताएंगे इन 4 स्टेट्स में क्या तस्वीर बनी।